क्वेश्चन नंबर 13, वाई हैव वोकेशनल स्ट्रीम बीन डेवलप्ड। मतलब कि जितनी भी वोकेशनल स्ट्रीम होती है वो इतनी डेवलप क्यों हुई। वोकेशनल कोर्स क्या होता है मैं पहले आपको ये बता दूं बेटा। वोकेशनल कोर्स ना वो छोटे मोटे कोर्स होते हैं जिससे हम अपनी स्किल्स के ऊपर लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे काफ़ी अलग अलग भाषाओं को सीखने का शौक़ है, तो मैं अपना स्कूल भी पढ़ूंगा और साइड बाय साइड में इस वोकेशनल कोर्स को भी करूंगा। वोकेशनल कोर्स जो आपके स्किल को बढ़ाए और जिसे आप अपनी नॉर्मल शिक्षा, अपने हाई स्कूल की शिक्षा के साथ साथ, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आप उसे भी कंटिन्यू कर सको, इसे कहते हैं वोकेशनल कोर्स। अब आजकल के हाल ही दिनों में वोकेशनल कोर्स इतना क्यों बढ़ गया है, तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ। वोकेशनल कोर्स इतना इसलिए बढ़ गया है, इसका पहला कारण ये है कि जितने भी हाई स्कूल में या फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपनी शिक्षा के साथ साथ नौकरी भी कर पाएँ और अपने आप को और डेवलप कर पाएँ। भाई स्कूल में पढ़ने से हमें एजुकेशन मिलती है, लेकिन जो हमारा स्किल है, जिसमें हमारा हुनर है, उस हुनर को हम तेज़ कैसे कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्स की वजह से। तो इसका मतलब यह है वोकेशनल कोर्स इसलिए इतना आज तेज़ी से बढ़ा है ताकि बच्चे स्कूल पढ़ने के साथ साथ अपनी जो स्किल है, अपने जो हुनर है, उसको भी ज़्यादा डेवलप कर पाएँ। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसी मुहिम है जिसे चला, एक ऐसा इनिशिएटिव है। बेटा मैं आपको इनिशिएटिव का मतलब बताता हूँ। इनिशिएटिव का मतलब एक ऐसा नियम जिसको निकाला जाए अपने देश की समस्याओं को समाधान करने के लिए। ठीक है, हमारे देश में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक नियम निकाला, उस नियम को इनिशिएटिव कहते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान एक इनिशिएटिव है जो कि निकाला है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ और अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भैया मैं एक अभियान चला रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान को चलाने के लिए मुझे लोकल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए और आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दोनों सरकारों के साथ मिलकर और साथ साथ कुछ कम्युनिटीज को भी ले लिया, इनके साथ मिलकर आपस में एक मुहिम चलाई है सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत देश में लोगों के पास एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है 5वीं क्लास तक की शिक्षा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार ने ये मुहिम चलाई है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है बच्चे, और कुछ लोग इसे 8th तक भी लेते हैं, तो आप कुछ भी कह लो, 5th क्लास 8th क्लास कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट पर्पस डज मिड डे मील स्कीम सर्व। तो भाई ये जो मिड डे मील की स्कीम सरकार ने चलाई है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या प्राप्त हो रहा है सरकार को, तो मैं आपको बताता हूँ। मिड डे मील की जो स्कीम है वो सरकार ने इसलिए चलाई है, देखो काफ़ी सारी चीज़ें, 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से मिड डे मील चलाया जाता है सरकार के द्वारा। पहला कि बच्चों की अटेंडेंस लग सके। आप सबको पता होगा कि बच्चों की अटेंडेंस के लिए टीचर बैठे हुए हैं, मगर कुछ अटेंडेंस ऐसी भी होती है जो टीचर से कभी कभी मिस हो जाती है, तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए मिड डे मील है। अब क्लास में 10 बच्चे हैं, 8 बच्चों ने खाना लिया है, तो इससे क्रॉस चेक हो गया कि सिर्फ 8 ही बच्चे आए हैं, 2 आपके मिसिंग है, तो इससे आपकी अटेंडेंस क्रॉस चेक हो जाती है। दूसरा, स्टूडेंट रिटेंशन। अब स्टूडेंट रिटेंशन का मतलब है ये एक लालच है जिसके जरिए बच्चे स्कूल में आए। मिड डे मील के जरिए बच्चे खाने के ही लालच से सही हम बच्चों को स्कूल में रेगुलर बुला सके, इसे कहते हैं रिटेंशन, बच्चों को स्कूल में लगातार बुलाने का एक तरीका। तीसरा आपको बताता हूँ, बच्चों की ना न्यूट्रिशियस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं मगर उन्हें खाना उतना पोषक तत्व वाला नहीं मिल पाता घर पे, इसीलिए उनके अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी ना रह जाए, इस वजह से सरकार मिड डे मील देती है ताकि उनकी न्यूट्रिशियस जो कमी है उनके घर में खाने की पूरी नहीं हो पा रही, उनको स्कूल से खाना मिले और उनकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो पाए। ठीक है बच्चे, तो मिड डे मील के 3 रीज़न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज़ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम। किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो उसकी खुद की मदद कैसे कर सकता है, मतलब कि जैसे मेरी जो हेल्थ है वो मेरी मदद कैसे करती है, तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चे। जैसा कि किसी भी इंसान का स्वास्थ्य बताता है उसे कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, मतलब उसके अंदर कितनी ताकत है। आपको पता है अगर आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ते हो, आपके साल 2 साल बीत जाते हैं, आप बीमार नहीं पड़ते, तो आपकी हेल्थ आपको इंडिकेट करती है कि भाई तू बहुत स्ट्रांग है अंदर से, है ना। एक तो ये पता चलता है अपने अंदर का पोटेंशियल कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। दूसरा बच्चे, हमें ना बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्थ हमारी मदद करती है। अनेकों बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी एंटर करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं है इसके बारे में, मगर हमारे शरीर के अंदर की हेल्थ जो उससे लड़ती है बार बार, तो हमारी हेल्थ जो है वो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद भी करती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो अनहेल्दी पर्सन होता है, मतलब बीमार व्यक्ति जो हेल्दी नहीं रह पाता बच्चे, वो ना हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइबिलिटी है।
मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, एक हेल्दी है और एक अनहेल्दी है। तो आपको पता है हेल्दी टाइम टू टाइम आएगा और मैं उससे सैलरी पे कर रहा हूँ, वो 30 डेज आएगा, अपना वर्क करेगा अच्छे से, तो वो तो मेरे लिए एक एसेट है, एक लाभ है। मगर जो अनहेल्दी पर्सन है वो डेली आएगा भी नहीं, और जब आएगा तो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एक अनहेल्दी पर्सन है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता, तो वो ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा। तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, एक मेरे ऊपर एक बोझ टाइप का है। तो बच्चे याद रखिएगा, हमें अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, क्योंकि हेल्दी पर्सन हमेशा एसेट होते हैं और अनहेल्दी पर्सन हमेशा लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, एसेट का मतलब आप लगा लो आपका लाभदायक, और आप लाइबिलिटी कर्जे को कहते हैं, वैसे आप लगा लीजिए बोझ। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इंडिकेट? किसी व्यक्ति की उम्र अगर लंबी है तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो बच्चे मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान की अगर ज़िंदगी के अंदर लॉन्गेविटी है, मतलब कि लंबी उम्र है, आप देख सकते हो तस्वीर में काफ़ी लंबी अच्छी खासी उम्र है, तो इससे हमें पहला ये पता चलता है कि इसकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ है, माने इनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी क्वालिटी की थी, तभी जाकर ये इतना लंबा समय जी पाए हैं, है ना भाई। अगर अच्छी क्वालिटी होगी बंदा तो लंबे समय तक जिएगा, अच्छी क्वालिटी का खाएगा पिएगा, बिल्कुल। दूसरा, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम किसी को देखते हैं ना कि भैया ये कितनी लंबी और हेल्दी लाइफ जी के मरे हैं, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी हेल्दी करूंगा। आप देखना अक्सर हम लोगों को देखते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, नेगेटिव लोगों से नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव से पॉजिटिविटी। तो इस चीज़ को याद रखना, आपके जो लॉन्गेटिविटी से हमें ये पता चलता है कि उन व्यक्ति की जिनकी लंबी उम्र है उनके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और इससे हमारा मतलब आप बोल लो आत्मसम्मान बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन इन्फेंट मोर्टेलिटी बी रिड्यूस? बच्चे ये इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी होता क्या है। बच्चे, हमारे देश में इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से जिन बच्चों की डेथ होती है उनकी संख्या को, मरने वाले बच्चों की संख्या को इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम कैसे किया जा सकता है। बच्चे, अगर हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी का ग्राफ को कम करना है, देखो नीचे की तरफ डाउन गिराना है ना, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट को गिराना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना पड़ेगा, और साथ ही साथ माँ और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशियस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे के ही न्यूट्रिशन खान पीन पे ध्यान दिया जा रहा है, माँ के भी खान पीन पे ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज अगर माँ हेल्दी रहती है तो बच्चा हमेशा माँ के साथ रहता है, उसका दूध पीता है, उससे फीड करता है। अगर माँ हेल्दी होगी, माँ के अंदर न्यूट्रिशियस की कमी नहीं होगी तो बच्चे में भी नहीं होगी। तो माँ और बच्चे दोनों का न्यूट्रिशियस हेल्थ का ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ बच्चों की केयर करनी है। अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करें तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हाउ? बच्चे, शहर वाले इलाकों में और गांव वाले इलाकों में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूँ गांव वाले इलाकों की, गांव वाले इलाकों में आपको 2 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलेगी। पहला है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है आपका डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मौसम के आधार पर बेरोजगारी का आना, ठीक है। और डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसा रोजगार जिसे आप कर तो रहे हो लेकिन कभी कोई भरोसा नहीं है, आपकी कभी भी नौकरी हट सकती है और आप कभी भी बेरोजगार हो सकते हो। इसे कहते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? गांव वाले इलाकों में, माने कि रूरल एरियाज में। अब अगर मैं बात करूं आपके अर्बन एरियाज की, माने कि शहर वाले इलाके, तो शहर वाले इलाकों में आपको मिलेगी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, माने कि शिक्षा पूरी होने के बावजूद भी लोग वहां पर बेरोजगार बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरियां बहुत कम है और नौकरी को करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, सीकर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए शहर वाले इलाकों में बेरोजगारी होती है आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। एक है मौसम के आधार पर बेरोजगारी, और एक बेरोजगारी वो है कि हम कभी भी नौकरी छूट सकते हैं और हम बेरोजगार हो सकते हैं। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? माने कि मौसम्य बेरोजगारी क्या होती है? बच्चे मैं आपको बताता हूँ मौसम्य बेरोजगारी माने कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बच्चे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ना लोग बेरोजगार रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन एक सीज़न ऐसा आता है जो लोग जॉब ढूंढते हैं, लेकिन जॉब ढूंढने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एसी वाले वर्कर है,
एसी वाले वर्कर जो एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं बच्चे, अगर आप देखेंगे अप्रैल से लेकर सितंबर, या सितंबर भी बहुत ज़्यादा, अप्रैल से लेकर अगस्त तक इनका सीज़न बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं। मगर अगस्त के बाद अगर हम बात करें तो गर्मियों का मौसम जाता है और फिर इनका एसी रिपेयरिंग का काम चल ही नहीं पाता, इसीलिए बेचारे बैठ के खाली बैठे रहते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं। इसे कहते हैं मौसम के आधार पर बेरोजगारी आना, माने कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ पीपल डू यूजुअली फेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, मौसम में बेरोजगारी किन लोगों को फील करनी पड़ती है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, वो लोग जो अपने काम के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं, मतलब खेती बाड़ी करने वाले एग्रीकल्चर लेबर, खेती बाड़ी करने वाले जो मजदूर होते हैं वो अक्सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बनते हैं और इसको फेस करते हैं। अब मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैं खारिफ फसलों के लिए काम करता हूँ, मेरा जो मालिक है जिसके खेत में मैं काम करता हूँ वो खारिफ की फसलें लगाते हैं जो कि रेनी सीजन वाली फसल है। अब रेनी सीजन के टाइम पे तो मेरे पे काफ़ी अच्छा काम है, लेकिन जब बरसात का मौसम बीता तो मेरे पास बेरोजगारी आ गई। तो याद रखना, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसको सबसे ज़्यादा फेस करते हैं एग्रीकल्चर लेबर, खेती बाड़ी पे निर्भर रहने वाले लोग। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चे। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोग रोजगार तो कर रहे हैं मगर वो लोग बेरोजगार कभी भी हो सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूं, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सर ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास खेत है और मुझे यहां पर खेती करने, मेरे पे काम पड़ा हुआ है। अब मुझे चाहिए यहां पर काम करने के लिए 3 बंदे, मुझे 3 मजदूरों की ज़रूरत है काम करने के लिए अपने खेत में, और यहां पर मेरे पास आ गए हैं 5। अब ये 3 जो है मैं इनसे अपना काम चला सकता हूँ, बाकी के 2 जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं बस मेरे खेत में। अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो बाकी के 2 बंदे अगर मैं इन्हें हटा दूं इसके बाद भी मेरे अनाज में कोई कमी नहीं आएगी, बाकी के 3 बंदे अच्छे से अनाज उगा लेंगे। और अगर मैंने इन दोनों को अपने खेत से हटा दिया तो ये बेरोजगार हो गए। इस तरह की बेरोजगारी को कहते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये लोग अभी रोजगार तो कर रहे हैं लेकिन जब मेरा मन करे मैं इन्हें कभी भी निकाल सकता हूं, बाकी के 3 को नहीं निकाल सकता। क्यों? अगर मैंने उन तीनों को निकाल दिया तो मेरी अनाज, मेरी जो क्रॉप है ना, मतलब जो मेरी फसल उगेगी तो वो मेरी कम हो जाएगी। अब भाई कम मजदूर लगेंगे तो काम तो नहीं हो पाएगा। ये 2 तो बस फालतू के रखे हुए हैं, बस खाली ऐसे टाइप का। ठीक है बच्चे, तो इस तरह की बेरोजगारी को कहते हैं आपका डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, माने कि बेरोजगारी से होने वाले 2 नुकसान के बारे में आपको मुझे बताना है। ठीक है, पहला नुकसान, जो बेरोजगारी होती है उससे पहला नुकसान क्या होता है बच्चे। भाई जितने लोग भी बेरोजगार हैं उनकी जो मैन पावर है वो सारी वेस्ट जा रही है। अब आप देखिए, अगर आप 22 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक इतने लंबे समय तक बेरोजगार रहते हो तो आपके अंदर जो ताकत थी 22 से लेकर 35 साल के बीच की जो ताकत थी वो तो चली गई। अब 35 ईयर्स के बाद अगर आपको नौकरी लगती भी है तो आपके पास वो मैन पावर थोड़ी है, वो तो मैन पावर आपकी वेस्ट चली गई बेरोजगारी की वजह से। तो सबसे पहला कारण है बेरोजगारी की वजह से जितने लोग बेरोजगार हैं उनके अंदर की मैन पावर वेस्ट होती जा रही है। इसके साथ साथ बेरोजगारी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, माने कि इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा ओवरलोड आ रखा है। भाई इकोनॉमी पे ओवरलोड कैसे, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए घर में एक माँ के 3 बेटे हैं। अब 2 बेटे तो कमाते हैं लेकिन एक बेटा नहीं कमाता, तो बाकी जो वो एक बेटा नहीं कमा रहा है, बेरोजगार है, वो तो एक बोझ बन गया है ना, बाकी के 2 बेटों को उसे कमा के खिलाना पड़ रहा है। सेम इसी तरह अर्थव्यवस्था में हमारे जितने लोग भी बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। समझ रहे बच्चे, एक इनके ऊपर ना एक वो आ जाता है, लोड आ जाता है, एक लोड पड़ जाता है हमारी इकोनॉमी पे। ठीक है बच्चे, चलिए